यह एनिमेशन मानव श्वसन तंत्र को एक अनपेक्षित तरीके से दर्शाता है। इस शानदार यात्रा को साथ चलें। हमारे लिए केवल ऑक्सीजन ही महत्वपूर्ण नहीं है जो हम सांस लेते हैं। पानी भी हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है। साथ ही अन्य गैसें जैसे क्रिप्टन या यहाँ तक कि रेडियोधर्मी रेडॉन भी। इसके अलावा हवा में छोटे और बड़े कण भी होते हैं जो हमारे निचले श्वसन मार्ग में नहीं जाने चाहिए। इसलिए ऊपरी वायुमार्ग कुछ सुरक्षात्मक तंत्र प्रदान करते हैं। नासिका गुहा नक में हमारी नाक के बाल बड़े गंदे कणों या कीड़े को रोक देते हैं। छोटे कण नाजल म्यूक्सा नाक की श्लेष्मिका में फंस जाते हैं। नासिका श्लेष्मिका पर सिलिएटेड मेड्युले कोशिकाएं होती हैं। ये सिलिया तरंगों की तरह हिलती डुलती हैं। इससे सिलिया गोबलेट कोशिकाओं द्वारा उत्पादित नाक की बलगम को फॉरिक्स गले दिशा में धकेलते हैं। नतीजतन नाक की बलगम में फंस चुके छोटे कण निगले जाते हैं। इस प्रक्रिया को म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहा जाता है। इसके अलावा ऊपरी वायु मार्ग जैसे कि नासिका और मुख गुहा प्रेरित सांस के दौरान हवा को गर्म और नम करते हैं। निगलने की क्रिया के समय जीभ से जुड़ा एपिग्लॉटिस यह सुनिश्चित करता है कि भोजन या तरल पदार्थ निचले श्वसन मार्ग में न जाए। इसके लिए एपिग्लॉटिस निगलते समय अनुबोल लैरिक्स को बंद कर देता है ताकि भोजन का बोलस इसोफेगस अन्ननलिका में चला जाए और ट्रैकिया श्वासनली में न जाए। लैरिक्स के ठीक नीचे श्वासनली ट्रैकिया है जिसे मजबूती के लिए अधूरे रिंग्स वाली हाइलन कार्टिलेज घेरे रहती है। हृदय के पास ट्रैकिया दो मुख्य ब्रोंकी में विभाजित होती है। ये मुख्य ब्रोंकी बाएं और दाएं फेफड़े की ओर जाती हैं। बाएं फेफड़े में केवल दो लोब होते हैं, ऊपरी और निचला, जबकि दाएं फेफड़े में तीन लोब होते हैं। केंद्रीय रूप से स्थित हृदय फेफड़ों को अवायु रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से पंप करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिराओं पल्मोनरी वेन्स के जरिए हृदय में लौटता है और फिर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। मुख्य ब्रोंकी ब्रोंकियल वृक्ष ब्रोंकियल ट्री के ट्रंक बनाते हैं जैसे पेड़ की शाखाएं। फेफड़े की नलिकीय प्रणाली यहीं से छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है। दाएं फेफड़े में तीन लोब होते हैं और 10 फेफड़ों के खंड लंग सेगमेंट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़े के खंड को उसका स्वयं का वायु और रक्त संचार मिलता है। ब्रोंकियल वृक्ष के अंत में सूक्ष्म वायु थैलियाएं होती हैं जिन्हें अल्वियोली एल्वियोली कहा जाता है। अनुमान है कि मानवों में 300 से 400 मिलियन अल्वियोली होते हैं। बड़ी शाखाओं को जो कार्टिलेज के साथ हैं ब्रोंकी कहा जाता है। ब्रोंकियल वृक्ष के सिरों पर पतली शाखाएं ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं जिनमें कार्टिलेज नहीं होता। ब्रोंकियोलीस के चारों ओर लोचदार फाइबर और चिकनी मांसपेशी होती है। गैसों का आदान प्रदान अल्वियोली की मदद से होता है। व्यक्तिगत अल्वियोली ब्रोंकियोली की दीवारों पर पाई जाती हैं। कई अल्वियोली ब्रोंकियोलर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंत में समूह बनाकर एक अल्वियोलर सैक्ड एल्वियोलर सैक बनाती है जिसे एक अल्वियोलर डक्ट द्वारा आपूर्ति की जाती है। अल्वियोली आकार में लगभग 50 माइक्रोमीटर होती हैं। ये श्वास प्रश्वास के दौरान काफी फैल जाती हैं। अल्वियोली मुख्यतः पतली कोशिकाओं से बनी होती हैं जिन्हें टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ये कोशिकाएं अत्यंत पतली होती हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता अनुसार फैल डिफ्यूज सकें। अल्वियोली में हवा के साथ आवश्यक ऑक्सीजन प्रवेश करता है। यहीं गैस विनिमय शुरू होता है। सभी अल्वियोली एक पतली रक्त नलिकाओं के जाल से ढकी होती हैं। इस तरह अवायु रक्त ऑक्सीजन से समृद्ध हो सकता है और साथ ही रक्त में अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली में निकलती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं एरिथ्रोसाइट्स की मदद से होता है। एरिथ्रोसाइट्स रक्त नलिकाओं से गुजरते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यहाँ दिखाए गए ब्लू आयरन Fi इन रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बांधने के लिए जिम्मेदार है। एक लौह आयन आयरन आयन एक ऑक्सीजन अणु बाइंड कर सकता है ताकि ऑक्सीजन परिवहन हो सके। साथ ही रक्त प्रवाह में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होती है अल्वियोली में फैलती है।
यह प्रसरण डिफ्यूजन द्वारा संभव होता है। अल्वियोली में बहुत ऑक्सीजन दिखाई देता है, जबकि रक्त वाहिकाओं में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सांद्रता का अंतर अंततः डिफ्यूजन द्वारा संतुलित हो जाता है। यही तरीका है जिससे सांद्रता में अंतर बराबर होते हैं। अब देखते हैं हवा, और इसलिए ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में कैसे पहुंचती है। हमारे शरीर में विभिन्न मांसपेशियां हैं जो फेफड़ों को फूलने और सिकुड़ दशने में मदद करती हैं। गर्दन की मांसपेशियां स्टर्नम और ऊपरी पसलियों को स्थिर और ऊपर उठाने के लिए जिम्मेदार हैं, और पसलियों के बीच की कुछ मांसपेशियां अन्य पसलियों को ऊपर नीचे उठाती हैं। हालांकि श्वसन की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी गर्दन या सीने में नहीं बल्कि पेट के पास होती है। थोरैसिक डायाफ्राम यानी डायाफ्राम सांस लेने के अधिकांश काम के लिए जिम्मेदार है। पहले छाती श्वास चेस्ट ब्रीदिंग पर नजर डालते हैं, जो गर्दन और पसली की मांसपेशियों से होता है। पसली की मांसपेशियों के विन्यास और संकुचन के कारण पसलियां बाहरी ओर घूमती हैं। इससे मात्रा वॉल्यूम में वृद्धि होती है, विशेषकर निचले क्षेत्रों में, यानी कैडियल निचली पसलियां। पसलियों की यह गति एक बाल्टी के हैंडल की तरह कल्पना की जा सकती है। हैंडल यहां लाल दिखाया गया है, इसलिए इसे बकेट हैंडल मोशन कहा जाता है। छाती की मात्रा में वृद्धि न केवल पार्श्विक लैटरल होती है, बल्कि सजिटल भी होती है। स्तर्नम भी घूमता है, जैसा यहां दिखाया गया है। इसे पंप हैंडल मोशन कहा जाता है, क्योंकि स्तर्नम की गति को पंप के हैंडल की तरह सोचा जा सकता है। इस प्रकार फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने पर उनकी मात्रा में वृद्धि और कमी को आसानी से कल्पना की जा सकती है। जब फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों में नकारात्मक दबाव बनता है और हम हवा अंदर खींचते हैं। जब फेफड़े सिकुड़ते हैं, सकारात्मक दबाव बनता है और हवा बाहर निकलती है। हम सांस छोड़ते हैं। इन्हीं इनहेल्शन एक्सहेल्शन क्रियाओं को नीचे से भी दिखाया गया है। जैसा पहले कहा गया, छाती श्वास के अलावा हम डायाफ्रामेटिक डायाफ्रैग्मेटिक श्वास भी कर सकते हैं। इसे अलग से या छाती श्वास के साथ मिलकर किया जा सकता है। डायाफ्रामेटिक श्वास आराम की स्थिति में स्वाभाविक तरीका है। डायाफ्राम उठता और गिरता है। जब यह उठता है, हम एक्सेल्स सांस छोड़ते हैं। जब यह नीचे झुकता नीचे आता, हम इनहेल सांस लेते हैं। फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने के लिए शरीर में एक प्लूरा होता है। प्लूरा फेफड़ों के बाहर एक स्नेहन लुब्रिकेंट का काम करता है, ताकि फेफड़ा छाती की दीवार के खिलाफ ऊपर नीचे बिना घर्षण के घूमे। इसी कारण आंतरिक प्लूरा फेफड़ों को कवर करता है और बाहरी प्लूरा पसलियों की मुहैया रिब केज और डायाफ्राम की लाइनिंग करता है। इससे आंतरिक प्लूरा बाहरी प्लूरा के खिलाफ खिसक सकता है। इन दोनों परतों के बीच का स्थान प्लूरल कैविटी कहलाता है। यहाँ पीले रंग में दिखाया गया है।